हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक में, और जिसका नाम है हमारे अतीत थर्ड। और इसका इस वीडियो में चैप्टर है 3। इसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसमें सबसे पहले ये चित्र दिया हुआ है जिस जो है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए। ये है बादशाह और ये है रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल दरबार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव ने के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। ये चित्र उस चित्रकार ने बनाए हैं जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवानों के तौर पर कंपनी अपने निर्णय वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासक चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसने एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों की पूरी करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि उसकी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उससे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने के वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना होगा जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और उनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना और जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म करना नहीं किया जा सकता था। ये काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों ने अधिकार किस तरह तय किए और मनफा माफिक फसलों की खेती कैसे कराई। कंपनी की आमदनी की चर्चा करें तो कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान को तो चाहती थी, लेकिन उसके आंकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने से हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का मूल्य दुगुना हो चुका था। 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन के सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदे जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पाद गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। ये एक चित्र है बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक घाट। ग्रामीण इलाकों में के किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बड़ा असर पड़ा था पड़ता था। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल के 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग एक तिहाई आबादी समाप्त हो गई। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी अर्थव्यवस्था राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी?
कंपनी ने ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल को 2 दशक तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1763 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय की गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उपजा उत्पाद से फायदे में रहेंगे। समस्या मगर स्थायी बंदोबस्त में भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में अपनी गांव जमीन गंवा चुके थे। जो बच गए थे वह अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उससे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। ये है बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन। बंगाल में बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे और औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उससे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एच टी कोलब्रुक ने इस काश्तकारों की स्थिति पर शब्दों में बयान की थी। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने के को भी पूरा नहीं मिलता तो कैसे भयानक हालात में वे दिन लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। न ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। दूसरी तरफ गांव में किसान यह व्यवस्था बहुत दमकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। महल ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज में महल का एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होते थी। एक नई व्यवस्था 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त के दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करने से करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इन इलाकों का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और इसको बचाए रखना चाहिए। इसके आदेश पर कलेक्टर ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया।
गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। यह राजस्व तो स्थायी रूप से तय नहीं किया जा गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा होने करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया और इस व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। मुद्रा व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां तो नई व्यवस्था विकसित हुई, उसे रैयतवारी या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे किए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमीन नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आंकलन में से पहले इनके खेतों का सावधानी पूर्वक अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन में होने वाली आमदनी बढ़ने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया ताकि किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों में भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों ने उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों के न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि यहाँ यूरोप की जरूरत के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। ये कैसे किया गया? अंग्रेजों को अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इन उसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही पद्धति को अच्छी तरह समझें। क्या क्या रंग की कोई भी क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5 जो कि है एक कलमकारी छापा 20वीं सदी भारत और 6 है मॉरिशस कॉटन छापा 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड के छापों की दो तस्वीरें दी गई हैं। बाई तरफ की तस्वीर भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे के दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम्स मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापे में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया जाता है? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मॉरिशस में छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाके में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक का कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोप बाजारों में पहुंचती थी।
उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोप के कपड़ा उत्पादकों में को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा के से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे। बहुत बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बोझ बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया और कैरिबियानी बियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग्यू में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आए। बागान होता है एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक में बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई। ब्रिटेन के औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और इसमें की कपास उत्पादन में काफी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। यह नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका के मिलने वाले आपूर्ति की अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैन से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखकर हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत से नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिर दशकों में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारी ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। इसके बाद जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। ये है सेंट ड्यूम और गुलामों की बगावत। अगस्त 1791, जनवरी शिक्यू दोस्ती का चित्र। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप पर समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट ड्रोमियो में नील और चीनी उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए और उन्होंने बागान जला दिया और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस में अपने उपनिवेश में दास प्रथा समाप्त कर दी और इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीप में नील की खेती ठप हो गई। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती दो प्रमुख तरीके, निज और रेती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती की समस्या, बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ भूमि
पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे छोटे खेत उनके हाथ लग रह पाते थे। नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हुआ। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। गुलाम गुलाम ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आजादी नहीं होती है। उसे अपने मालिक से लिए गए काम के लिए काम करना होता है। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की जरूरत थी। एक बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। बीघा का मतलब होता है जमीन का एक माप। ब्रिटिश शासन में पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था और बंगाल में अंग्रेजों इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की आवश्यकता पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों में भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए इन चीजों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी उसी समय किसानों को हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखिया को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे जबकि मिट्टी को तैयार करते थे। बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा चलता रहता था। ये जो है चित्र दिया हुआ है 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए। और भारत में अधिकांश नील में के पौधे की कटाई अधिकांश पुरुष ही करते थे। ये एक चित्र है खेतों में फैक्ट्री से लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर। नील का उत्पादन कैसे होता था। ये है बीटर वॉट। ये है किरण पौध। नील के खेतों के आस के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम्स स्प्रिंग्स का चित्र 1863। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्री के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वेट्स या हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 से 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधे के पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इन हौद को किण्वन या स्ट्रिपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे की किण्वन हो जाते थे तो द्रव को बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव को एक और हौद में छान लिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद से ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद बीटर वॉट
में एक घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब वह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूना का पानी डाला जाता था और धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड, निरार्थक कुंड में डाल दिया जाता था और इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। ये है नील के पौधे को हौद में डालती हुई और तो औरतें ही ढोकर लाती थी। ये है हौद में घोल हिलाने वाला आदमी। यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पेंडल लिए खड़ा और इस मजदूरों को 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक कमर पर भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। वाट एक किण्वन गया संग्रहण पात्र है। बिक्री के लिए तैयार नील ये है यहाँ। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर निचोड़ सांचों को डाल दी गई नील को लुगदी को काट कर मजदूर पर मुहर लगा रहे हैं और पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। जो किसान पहले इन कर्जों के बहुत आकर्षक थे, उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील विद्रोह और उसके बाद 18 मार्च 1859 में बंगाल में हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने के से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वाले का सामूहिक बहिष्कार कर दिया गया। सामाजिक बहिष्कार। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों की कसम खा ली कि वो न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठीधारों गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? उनमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रेतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत से उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियों का भी समर्थन मिल सकता है और बहुत सारे गांवों के जिन मुखियाओं ने नील के अनुबंध को जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने उन नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों और बगावत के लिए उकसा हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार संघर्ष में उनके साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डर रही थी। वह नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट
एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया कि उसने कहा गया था कि रेतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये है नील के गांव का एक गीत। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने के लिए, सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते थे। इस तरह के गीतों से हमें उनके भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाके में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार है, जो है ये। इस नोटिस के आधार पर लोगों को यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचार, नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग की भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी माना और जोर जबरदस्ती के साथ उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों के लिए से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उसका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पाद फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। भीख मांग लूंगा पर नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी में एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। WS सीटरकार, नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। श्री साले, क्या तुम 1 रुपए प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करना चाहता। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील नहीं उगाऊंगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और अन्यत्र में हम देखेंगे वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन। 18वीं सदी में शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बेपतिस्त लबात ने कैरिबियाई द्वीप का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा है। इस तस्वीर में लबात की एक पुस्तक से ली गई इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों को नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं दिशा में आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को शेल्टर वॉर्ड में डाल रहे हैं और एक और मजदूर एक मशीनरी चरखे से घोल घुमा रहा है। दाईं ओर से दूसरा 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं और अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक उचित जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रख रहा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी बुक का नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।